प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर अंकित टीचिंग परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास हो चुकी है प्रारंभ और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको सीटेट जनवरी 2025 एग्जाम में मजबूती के साथ तैयार करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए टीम RWA आज से आपके लिए उपहार सीरीज के तहत NCERT बेस्ड क्लासेस लेकर आ रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पेड क्लास नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है जी। इसमें लेवल 2 के लिए SST के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आती हैं। सीटेट लेवल 2 है ना, जूनियर लेवल के लिए SST के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आती हैं। कितनी? 3। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं। तो हमने क्या किया है कि सप्ताह में 6 दिन होते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे तो ऑफ रहता है, 7वां दिन ऑफ है। तो मंडे टू सैटरडे 2-2 दिन हमने क्लासेस लगा ली है। सोमवार मंगल एक सब्जेक्ट, बुध बृहस्पति एक सब्जेक्ट और शुक्रवार शनिवार एक सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो उसी क्रम में आज है बुधवार और बुधवार और गुरुवार को कल की क्लास में भी मैंने अनाउंस किया था, ज्योग्राफी की क्लास चलेगी और ये आपकी पहली क्लास है। ये मेरी क्या है बेटा? उपहार सीरीज के तहत पहली क्लास है और इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, जरा उस चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, इस में ज्योग्राफी के तहत जियोग्राफी के तहत लेवल 2 एग्जाम के लिए, सीटेट लेवल 2 एग्जाम को देखते हुए हमें NCERT का अध्ययन करना है। और वो कौन कौन सी NCERT होंगी? विशेष तौर पर जिनको हमें छोड़ना नहीं है वो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इनकी NCERT है। इनको हमें कतई किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। आज जिस NCERT की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, जिस NCERT की बुक की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, वो क्लास 6 की NCERT होगी। और क्लास 6 की NCERT में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के भी पहलू हैं, हिस्ट्री के भी पहलू और ज्योग्राफी के भी पहलू हैं। मैं ज्योग्राफी के पहलुओं को, इश्यूज को, मुद्दों को उठाऊंगा और आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए सामाजिक विज्ञान की 3 पार्ट्स में बटा हुआ है क्लास 6 में। जो भूगोल वाला पार्ट है वो बटा हुआ पृथ्वी हमारा परिवेश है जी, इस प्रकार से, इस नाम से। और मेरे भैया जो पहला टॉपिक है इस बुक के अंतर्गत वो है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये टॉपिक का नाम है। तो प्यारे बच्चे, अर्थ इन सोलर सिस्टम, अर्थ इन सोलर सिस्टम, ये टॉपिक रहेगा आपका, अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो भैया अर्थ इन सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें दे रखी हैं? सौर मंडल की जानकारियां दे रखी हैं। ग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, सौर मंडल क्या है, एक आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है जी, तारामंडल क्या होता है, इन सारी चीजों की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की गई है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले जिस मुद्दे को मैं समझाऊंगा, थोड़े बड़े से छोटे की ओर हम लोग चल रहे हैं। आपको सबसे पहले यूनिवर्स, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, इसके बारे में बताऊंगा। फिर आकाश गंगाएं क्या होती हैं इसके बारे में, फिर तारे क्या होते हैं, फिर नक्षत्र मंडल क्या होता है, फिर सौर मंडल क्या है ना। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। लेवल 2 के लिए मेरे बेटा मां शारदे स्टडी जी
आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये एसएसटी के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके आते हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसे समझिए आप। तो सबसे पहले प्यारे बच्चा हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मांड। ठीक है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मांड। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोस। अंग्रेजी में इसको हम यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। बोलो किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्स के तौर पर भी हम लोग इसको पुकारते हैं, यूनिवर्स, कॉस्मोस। ठीक है जी, कॉस्मोस अथवा यूनिवर्स इसको हम कहते हैं। तो प्यारे बच्चा क्या है ये कॉस्मोस, क्या है ये यूनिवर्स? एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मोस है, ये जो यूनिवर्स है, इसके लिए कथन है अकथनीय, अवर्णनीय, अतुलनीय। अकथनीय का मतलब जिसका कथन न किया जा सके, जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, यानी कि उसके विस्तार को मापने के लिए शब्द ही न बने हों। अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, और अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना, कंपैरिजन वो न किया जा सके, ऐसा है ब्रह्मांड। क्या है? ऐसा है ब्रह्मांड। आपने सूर्य को देखा है? सूर्य एक तारा है, और कहा जाता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 lakhs टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। कौन? सूर्य। अब मेरे बच्चा, अगर सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और हमने पृथ्वी को अच्छी तरीके से देख नहीं पाए हैं, जहां से हम पूरे अपने शहर को भी नहीं देख पाते हैं, जैसे मैं आगरा का निवासी हूं तो मैं आगरा को भी पूरा नहीं देख पाया हूं, और न जाने कितने अनगिनत शहर पृथ्वी पर स्थित हैं, तो उनको तो देखना बहुत बड़ी बात है। और अब बात यह है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसको कैसे कल्पना करूं मैं? और मेरे बच्चा, सूर्य जैसे लाखों तारे, लाखों, इन द नंबर ऑफ लैक्स, लाखों तारे जब मिलते हैं तो एक समूह उनका आकाश गंगा बनाता है। लाखों तारों का समूह आकाश गंगा है, और जो लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड बनता है। क्या? लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। बोलो, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? देखो, एक ये आकाश गंगा है, ये है आकाश गंगा, ये डॉट 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 करके जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तारे हैं ये सेंट्रलाइजेशन इसका केंद्र में सबसे ज्यादा है, तारों का सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कहाँ है? केंद्र में, सेंटर में है। ये एक आकाश गंगा है। अच्छा, एक आकाश गंगा ये भी है। और इसमें तारे हैं, एक गैलेक्सी ये भी है, लाखों तारों का समूह है। मेरे प्यारे बच्चा, इसमें भी मैं आपको तारों को इसी कलर से दिखाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो सके। ये देखिए, और यहां पर एक आकाश गंगा ये भी है। ये कैसी है? ये अनियमिताकार है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, अनियमिताकार है।
यानी कि हमारे सौर मंडल में आकाश गंगाएं कुछ आकृतियों में मौजूद हैं। वो आकृतियां विशेष तौर पर 3 हैं। पहली आकृति, पहली शेप जो है वो कैसी है? वो गोलाकार है, गोलाकार आकाशगंगा, आकाशगंगा, स्फेरिकल गैलेक्सी। ये क्या है? ये सर्पिलाकार आकाशगंगा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा, आकाशगंगा, स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी। और ये अनियमिताकार आकाशगंगा है, अनियमिताकार आकाशगंगा, अनियमिताकार आकाशगंगा। ठीक है। इर्रेगुलर गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सी। और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं जब मिलती हैं, उनका समूह जब बनता है, तब ब्रह्मांड की रचना होती है, तब बनता है ब्रह्मांड, तब बनता है यूनिवर्स। ठीक है। ऐसी लाखों आकाशगंगाओं का जो समूह है वो है ब्रह्मांड। ठीक है जी। यहां पर आप देखिए क्या है? लाखों आकाश गंगाओं का समूह, लाखों आकाश गंगाओं का समूह, गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ब्रह्मांड कहलाता है, लाता है। अ ग्रुप ऑफ लैक्स ऑफ गैलेक्सीज, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूनिवर्स, उसको कॉस्मोस, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चा। उसका एक इमेज यहां पर आप देख सकते हैं। और ये जो आकाश गंगाएं हैं वो लगभग 3 आकृतियों में हमें मिलती हैं, 3 शेप्स, 3 आकृतियों में मिलती है। एक है गोलाकार, एक है अनियमित सर्पिलाकार, एक है अनियमिताकार। हमारी आकाशगंगा जिसमें हम पृथ्वी, सूर्य इत्यादि स्थित हैं, वो कैसी है? वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। कैसी है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। और सूर्य, इस सर्पिलाकार आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। सूर्य अपनी आकाशगंगा की कौन सी भुजा पर है? तो इस जगह पर है, दूसरी भुजा पर है, सेकंड आर्म। और एक चीज और ध्यान रखना, हर चीज ब्रह्मांड में गतिशील है, चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी ये पहला चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है वो बोलता है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक मेरे प्यारे बच्चा आपका है क्या? वो टॉपिक है आकाशगंगा, आकाशगंगा गैलेक्सी। भैया ये गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या होती है? ये गैलेक्सी क्या होती है? यहां पर गैलेक्सी के बारे में अभी अभी मैंने बताया, लाखों तारों का समूह। जब समूहित होते, ग्रुप बनता है, लैक्स ऑफ स्टार्स, लाखों तारे, तब मेरे प्यारे बच्चा एक आकाश गंगा बनती है। ठीक है जी। यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे? लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह, समूह यानी कि ग्रुप आकाश गंगा कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है। तारा क्या होता है? स्टार, स्टार्स। ठीक है। लैक्स ऑफ स्टार्स, द ग्रुप ऑफ लैक्स ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी एक इमेज आपके सामने बनाया था,
और वो इमेज मैं दोबारा से आपके सामने बनाए देता हूँ। जिस प्रकार की अपनी आकाशगंगा है उसी प्रकार का इमेज यहाँ पे मैं बनाऊंगा। यहाँ देखिए आप, ये एक आकाशगंगा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। और ये आकाशगंगा क्या कहलाती है? ये आकाशगंगा एक समूह होता है। किस चीज का समूह होता है? तारों का समूह होता है। बोलो किस चीज का समूह होता है बेटा? तारों का समूह होता है। आप अच्छी तरीके से इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तारों का समूह। बोलो क्या है? तारों का समूह है। सर्पिलाकार आकाशगंगा है ये, सर्पिलाकार आकाशगंगा, स्पाइरल गैलेक्सी। ये हमारी आकाशगंगा है। और ध्यान रखना, जिस आकाशगंगा में पृथ्वी और सूर्य दोनों ही स्थित हैं, पृथ्वी और सूर्य दोनों स्थित हैं, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। अपनी आकाशगंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल। और उसे हम कहते क्या हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर सीटेट क्लियर हो गया, 101 नंबर बने हैं। थैंक यू सर। ओहो, यशस्वी सिंह जी के लिए ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। सोनाली चौरसिया जी, बेटा अभी आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, आनंद लीजिए। अदर क्लासेस बाद में देखी जाएंगी। थोड़ी बहुत पेड बैच के लिए भी तो रहनी चाहिए है। एकदम धीरे 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 ही तो सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। सारी क्लास एक साथ कर लोगे तो वो पचेंगी नहीं है। अब जैसे शादी समारोह में गए हम लोग, अब वहां पे पनीर की सब्जी भी है, कढ़ी भी है, दम आलू भी है, मिक्स वेज भी है, रसगुल्ले भी हैं, जलेबी भी है। सारी चीज इकट्ठे खा लेते हो? खाते तो भाई चुनिंदा चीजों को, ये ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी लगती है वो खा लो। खाते हैं हम जाके, जो घर पे नहीं बन पाती हमने कि यार लाला ये खाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए, उसको खाते हैं। तो फिर उसी प्रकार से सारी सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते हम लोग, है जी। जितनी सब्जेक्ट मिल रही है बस आनंदित रहो, खूब मन लगा के पढ़ो। सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी बेस्ड है टोटल। ठीक है। हाँ, साइंस को पढ़ना है प्रिया यादव जी, तो साइंस की क्लास 4 बजे चलती है, आज से चलेगी 4 बजे। वो टेंशन फ्री रहो, साइंस चलेगी, एसएसटी चलेगी, हिंदी चलेगी, संस्कृत चलेगी, सीडीपी भी चलेगी। ये सारी सब्जेक्ट चलेंगे। सीडीपी लेवल 1 लेवल 2 के लिए, हिंदी लेवल 1 लेवल 2 के लिए, संस्कृत लेवल 1 लेवल 2 के लिए, और साइंस और एसएसटी लेवल 2 के लिए। ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाएं। शाबाश। सर ममतेज सर की पुरानी और आपकी नई छात्रा हूं भाई। वाह आशुतोष दुबे जी, तुमने नाम तो लड़कों का रखा है? और लड़की हो तुम, छात्रा है। शाबाश। तुम्हारे इस 420 के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये आकाशगंगा भी क्लियर हो गई तुम्हें। और मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को क्या समझ में आ गया? ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोस क्या है, ये भी तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं तारा क्या होता है। बोलो प्यारे बच्चा, स्टार की चर्चा करते हैं। तारा तीसरे नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो उसमें एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्रम में नहीं दे रखा। सबसे पहले पूर्णिमा की चर्चा, फिर अमावस्या की चर्चा, फिर नक्षत्र मंडल की चर्चा, तारों की चर्चा, लास्ट में आकाशगंगा और ब्रह्मांड की चर्चा। लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? एकदम सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, सिस्टमेटिकली एकदम है। सबसे पहले तार ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर तारे, फिर नक्षत्र मंडल, फिर ग्रह, सारे ग्रह, फिर उपग्रह में चंद्रमा की चर्चा, पूर्णिमा की भी चर्चा, अमावस्या की भी चर्चा है, इन सभी चीजों की, फिर उल्काश, मूलका पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब की भी चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है जी। हाँ, तो भैया यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तारा। तारा, स्टार, ये क्या होता है भाई? है? एक विशालकाय अग्निपिंड होता है। विशालकाय अग्निपिंड, इससे क्या निकलती रहती है? एकदम से उबलता सा रहता है ये। जैसे आपने कभी न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, सूर्य के बारे में पढ़ा होगा, तो सूर्य क्या है? उबलता रहता है, एकदम धधकता रहता है, उबलता रहता है, धधकता रहता है। और इस प्रकार का होता है सूर्य। इसका मतलब सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारा क्या होता है? वो आकाशीय पिंड
जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो, उसे हम तारा कहते हैं। वो आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो। अब आप कहोगे कि एक शब्द आ रहा आकाशीय पिंड, ये क्या है? हाँ, एनसीईआरटी में इसका भी मतलब बताया गया है। रात्रि के समय जिन चीजों को हम देखते हैं ना, तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये रात्रि के समय सूर्य नहीं दिखता, लेकिन तारे दिखते हैं, तारे, चंद्रमा, ये ही सब आकाशीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं ये, हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, जिनको हम देखते हैं आकाश में। दिन में सूर्य दिखता है, रात्रि में चंद्रमा भी दिखता है, तारे भी दिखते हैं। इन्हीं को मेरे प्यारे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। और ऐसे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज विच हैव ओन लाइट एंड एनर्जी आर नोन एज स्टार्स। ठीक है, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो, प्रकाश व ऊर्जा हो, तारे कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज which have own light and energy are known as stars। आर नोन एज स्टार्स। तो वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो, तारे कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है सूर्य है, सन। एग्जाम्पल सन। ठीक है, अब बात आती है तारामंडल की। एक अन्य कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल। ये तारामंडल क्या होता है? भाई बात तारामंडल की भी की जाएगी कि आखिरकार ये तारामंडल होता क्या है। तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन, हमेशा ध्यान रखना कि जब तारे मिलकर एक समूह बना लेते हैं, यानी कि एक आकृति बना लेते हैं, विशेष आकृति, तो उसको हम तारामंडल कहते हैं। जब यानी कि विभिन्न तारे मिलकर एक आकृति बना ले, एक शेप बना ले, समूह नहीं, शेप, आकृति, तो उसको हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है जी। जैसे यहां पर आप देखिए, ये एक आकृति बना ले, क्या ये क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह है ये। ठीक है, एक निश्चित शेप है, और यही क्या है? एक तारामंडल है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको नाम देते हैं सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल जो है वो क्वेश्चन मार्क की आकृति में है। 7 तारों का समूह है ये, सप्तऋषि उसको नाम दिया गया है। यानी कि जब तारे मिलकर एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं, तब बनता है मेरे प्यारे बच्चा क्या? तब बनता है तारामंडल। जब तारे मिलकर
विशेष आकृति बनाते हैं, विशेष आकृति बनाते हैं, तो उसे तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। एक निश्चित शेप, आकृति किसका निर्माण करते हैं? एक निश्चित शेप का, सर्टेन शेप का, आकृति का निर्माण करते हैं, उसी को हम तारामंडल कहते हैं। इसका उदाहरण की अगर तुम चर्चा करोगे कि इसका उदाहरण क्या है सर, एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे अर्शा मेजर, बिग बियर, बिग बियर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तारामंडल, नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन, ये भाई नाम है इसका। तो ये कॉन्स्टेलेशन भी तुम्हें समझ में आ गया, तारामंडल भी समझ में आ गया। अब बात करेंगे सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। अब सीधे चर्चा हम सौर मंडल की करेंगे, यानी एक एक करके सिस्टमेटिकली चलते चले आ रहे हैं हम, हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भाई सौर मंडल क्या है। क्या बच्चा? सौर मंडल, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या होता है भैया? किसे कहते हैं सौर मंडल, किसे कहते हैं सोलर सिस्टम? देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं ना, उनको हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य तथा उनके चारों ओर, उनको हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। एनसीईआरटी बुक पिक के साथ पढ़ा है। अच्छा जी, अशोक कुमार जी, आपका आदेश सिर माथे पर एकदम से। जी हुकुम, हुकुम मेरे आका, एकदम से आपका हुकुम का पालन होगा। और कोई आदेश हो हमारे लायक तो बता देना आप, उस आदेश का भी पूर्णतः पालन किया जाएगा। ठीक है जी। हाँ सर, प्लीज राइट इन इंग्लिश। सना सरवर जी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है जी, सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो देखो, सूर्य जो है, सन जो है, वो और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, उल्का पिंड हो, मीटियोराइट्स हो, क्षुद्र ग्रह हो, एस्टेरॉइड्स हो, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का पिता हम सूर्य को ही कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये सूर्य से ही निकले हुए हैं, इसीलिए सौरमंडल का पिता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हो, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। अरे आशुतोष दुबे जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर देखो, लिखित तौर पर देखो इसको, लिखित तौर पर देखो आप अच्छी तरीके से इसको। यहां पर देखिए, सूर्य यानी कि सन, ग्रह यानी कि प्लैनेट्स, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, उल्काश मोर का पिंड मेटियर्स एंड मेटियोराइट्स, धूमकेतु या पुच्छल तारे यानी कि कॉमेट्स, ये सब मिलकर सौरमंडल बनता है। ये सारी की सारी चीजें जब मिलती हैं तो सौरमंडल का निर्माण होता है, तो सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है जी, हम सौरमंडल नामक टॉपिक के अंतर्गत इन सभी चीजों को पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चा सुनो, तब फिर हम लोग उसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल
में जो सौरमंडल का जनक कहलाता है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं, सूर्य। और सौरमंडल के प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है, वो भी सूर्य कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है, सूर्य, सन कहलाता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्लासेस को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भैया वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो वो वाले बच्चे। यहां देखिए आप, देखिए आप लोगों के लिए मैं टाइम टेबल आपको एकदम एग्जैक्टली सही सही बता देता हूं, किसी प्रकार से टेंशन मत लेना। देखो हिंदी की क्लास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन चलेगी। इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 1 बजे संस्कृत की क्लास चलेगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। पॉलिटी की क्लास सोमवार और मंगलवार दोपहर 2 बजे चलेगी। भूगोल की क्लास दोपहर 2 बजे ही चलेगी, बुधवार और गुरुवार को। और हिस्ट्री की क्लास बेटा दोपहर 2 बजे ही चलेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को। ठीक है, पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सीडीपी आपको मंडे टू सैटरडे दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री 4 बजे शाम को मंडे, ट्यूसडे यानी कि सोमवार, मंगलवार। फिजिक्स 4 बजे बुधवार, गुरुवार। और बायोलॉजी 4 बजे शुक्रवार, शनिवार। ये क्लासेस का टाइम टेबल है। पहले ये क्लासेस आपको मिलेंगी और उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लासेस के संबंध में अगर कोई अपडेट होगा तो आपको क्लासेस में ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी 2 बजे से मेरी क्लास लगातार लाइव है, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। ठीक है जी बच्चा। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे बेटा सौरमंडल की, और सौरमंडल के बारे में क्या बता रहा था कि सौरमंडल के प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, और इसका पिता सौरमंडल का प्रकाश, पिता जो है वो भी सूर्य को ही कहा जाता है। ठीक है, वो भी किसको कहा जाता है, सूर्य को ही कहा जाता है। तो ये चीज आपकी हो गई, सौरमंडल तक क्लियर हो गया आपको। अब हम सौरमंडल के पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और सौरमंडल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, सौरमंडल क्या है इस संबंध में मैंने आपको बताई है। सूर्य के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता ही चुका कि सूर्य क्या है, तारा है, स्टार, अस्टार सॉरी, तारा है, अस्टार। सूर्य एक तारा है। ठीक है, तारा क्या होता है आपको बता ही चुका। अब नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है ग्रह। ग्रह की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, प्लैनेट की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं कि आखिरकार ये प्लैनेट होता क्या है, ये ग्रह होता क्या है। तो प्यारे बच्चा, अगर हम बात करें ग्रह की, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ऐसा आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा न हो, an astronomical body which do not have own light and energy, जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। जैसे पृथ्वी, क्या पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश है, नहीं है। क्या पृथ्वी की स्वयं की ऊर्जा है, नहीं है। स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। ठीक है जी, ओन लाइट एंड एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशित होती है। दिन के समय प्रकाश आता है, कहां से आता है, सूर्य से आता है। अच्छा, इसके साथ ही एक शर्त और है, वो एक निश्चित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, एक सर्टेन ऑर्बिट में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। ये सर्टेन ऑर्बिट, निश्चित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाता हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेरे प्यारे बच्चा हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप देखिए, ये सारे के सारे ग्रह हैं। जैसे आपका बुध ले लो, तो बुध की एक सर्टेन ऑर्बिट है और उसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा भी नहीं है, और इसके ऑर्बिट भी एकदम फिक्स है, इसी जगह पर इसी मार्ग पर चलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, न इस मार्ग से इधर आएगा न इस मार्ग से इधर आएगा, फिक्स
उसकी ऑर्बिट जो है एकदम से फिक्स रहेगी, उसकी कक्षा जो है वो एकदम से कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, उसकी ऑर्बिट, उसकी कक्षा एकदम से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसको हम कहते हैं ग्रह, और उसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा भी नहीं है। अच्छा, एक शर्त और है कि उसकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को, उसका मार्ग किसी अन्य ग्रह के मार्ग को, उसकी ऑर्बिट किसी अदर प्लैनेट की ऑर्बिट को कट भी नहीं करनी चाहिए, ओवरलैप भी नहीं करनी चाहिए। ये ओवरलैप भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि देखो इसकी ऑर्बिट किसी को ओवरलैप कर रही है, नहीं। शुक्र की कर रही है, नहीं। पृथ्वी की कर रही है, नहीं। मंगल की कर रही है, नहीं। है बृहस्पति की कर रही है, नहीं। आपकी शनि की कर रही है, नहीं। यूरेनस की कर रही है, बिल्कुल नहीं। नेपच्यून की कर रही है, बिल्कुल नहीं। सबकी सर्टेन ऑर्बिट है और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम पढ़ा करते थे कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, नवग्रह, 9 ग्रह, 9 ग्रह हैं। आज जब हम बड़े हुए तो हम पढ़ते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले पढ़ा करते थे कि 9 ग्रह हैं, आज पढ़ा करते हैं 8 ग्रह हैं। अरे भैया, एक ग्रह आखिरकार गया कहां? बात ये भी तो है, एक ग्रह कहां चला गया? क्या उसकी मृत्यु हो गई है? क्या वो गायब हो गया? न उसकी मृत्यु हुई, न वो गायब हुआ। एक्चुअल में क्या है कि 2006 से पहले ग्रहों की परिभाषा फिक्स नहीं हुआ करती थी, जो डेफिनेशन है प्लैनेट्स की वो फिक्स नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2006 में ग्रहों की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो फिक्स कर दी गई। और उस परिभाषा में 3 शर्तें जोड़ी गई, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी, यानी कि वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा ना हो, जो एक निश्चित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, विच रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन ऑर्बिट अराउंड द सन, और जिसकी कक्षा किसी अदर ग्रह की ऑर्बिट को, कक्षा को काटती ना हो। इट्स ऑर्बिट डज नॉट ओवरलैप अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट, यानी कि उसकी कक्षा अन्य ग्रह की कक्षा को काटती भी ना हो। लेकिन एक प्लूटो नाम का ग्रह था। कौन सा? प्लूटो। ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो, यम। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते थे? प्लूटो कहते थे। और यम की कक्षा मेरे प्यारे बच्चे वरुण की कक्षा को ओवरलैप किया करती थी, वरुण की कक्षा को ओवरलैप किया करती थी, वरुण की कक्षा को काटती थी। किसकी कक्षा? यम की कक्षा। देखो यहां काट रही है, किसकी कक्षा को काट रही है? वरुण की कक्षा को काट रही है। ठीक है, और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, हम यम को वर्तमान समय में हमने ग्रह का दर्जा उससे छीन लिया। हम वर्तमान समय में यम को ग्रह मानते ही नहीं हैं। वर्तमान समय में हम यम को ग्रह मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। वो एक बोना ग्रह साबित कर दिया हमने कि एक बोना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। अब ग्रह कितने बचे? 8 ग्रह बचे, और सूर्य के दूरी के क्रम में उनका जो सीरियल है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम इमेजेस के साथ। आप परेशान मत हो। एक भैया कह रहा था गुरुजी इमेजेस के साथ समझाओ। भैया बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इमेजेस की सहायता से ही समझाने वाला हूं, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल भी परेशान मत हो तुम, मैं तुम्हें इमेजेस की सहायता से ही समझाऊंगा। यहां देखो, ग्रह प्लैनेट की बात मैं कर रहा हूं। अभी अभी जो चीजें मैंने समझाई वो सारी की सारी चीजें आप एक बार फिर से देख लीजिए। 2006 में यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक, एक देश है यूरोप का, चेक रिपब्लिक है, और उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी प्राग है। अंतरराष्ट्रीय खगोलज्ञ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स
कि यहां पर क्या हुई है, समिट हुई है, बैठक हुई है, और जिसमें ग्रहों की परिभाषा, प्लैनेट्स की डेफिनेशन नियत यानी कि फिक्स कर दी गई। क्या कर दी गई बच्चा, ग्रहों की परिभाषा फिक्स कर दी गई, द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट एकदम से फिक्स कर दी गई। और प्यारे बच्चे उस डेफिनेशन में क्या क्या क्लॉज जोड़ेंगे, 3 क्लॉज जोड़ेंगे। पहला, इस परिभाषा के अनुसार सभी आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। कब कहलाते हैं ग्रह? नंबर 1, जिनका स्वयं का प्रकाश हो, ऊर्जा ना हो। Those who do not have their own light and energy, जो एक निश्चित कक्षा है मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो, which revolve around the sun in a certain orbit, और जिनकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटती न हो, whose orbit does not cross the orbit of any other planet। ये 3 शर्तें अगर कोई पूरा करता है तब हम उसे ग्रह स्वीकार करते हैं, और अगर ये 3 क्लॉज कोई स्वीकार नहीं करता तो हम उसे ग्रह भी नहीं कहते। ये ध्यान रखिएगा, हम उसे ग्रह, प्लैनेट कतई नहीं कहते। ठीक है जी प्यारे बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा इधर देखिए, क्योंकि यम की कक्षा यानी ऑर्बिट वरुण की कक्षा को काटती है, इसलिए यम से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अतः वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। एक मैडम कह रही थी कि गुरुजी अंग्रेजी में भी पढ़ाओ, देखो सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। हाँ, क्या है, सारी चीजें अंग्रेजी में एकदम से, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखी है। तो मैं समझाने के लिए पूरा प्रयास किया मैंने, हैं? कहीं बाई चांस अगर मैंने अंग्रेजी नहीं भी लिखी होगी तो मुंह से जरूर बोलिए एक एक चीज। तो कहने का तात्पर्य अब आपको क्लियर हो गया ग्रह क्या होते हैं, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 क्यों है, क्योंकि हमने प्लूटो से ग्रह का दर्जा ही छीन लिया। प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते नहीं, जैसे माता पिता, हाँ कि जा आज से तू मेरा बेटा नहीं, जो सूर्यवंशम पिक्चर में था, सूर्यवंशम है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, और उसमें हीरा ठाकुर को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, चुप, आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चा, यहां पे ग्रह से प्लैनेट जो है ना प्लूटो वही है, लेकिन उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, उसे बेदखल कर दिया गया ग्रह से, ग्रह के दर्जे से, है। एक ही है भाई रोजगार विदंकित, और टीचिंग भाई रोजगार विदंकित एक ही है। रोजगार विदंकित एक चैनल, मेन चैनल है हमारा, और उसकी एक ब्रांच है टीचिंग बाय रोजगार विदंकित, जिसमें टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है जी। किसकी तैयारी कराई जाती है? टीचिंग एग्जाम्स की। आप सही जगह पे हो, आप बिल्कुल भी गलत जगह पे नहीं हो। सूर्य एक तारा है, विजय मिश्रा जी बिल्कुल 100% कन्फर्म, एकदम 100%। सूर्य एक तारा ही है, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल एक तारा है, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष दुबे जी कह रहे हैं सूर्य के बारे में बताइए, सूर्य एक तारा है, बता तो दिया। अच्छा अब हम बात करेंगे भैया कि ग्रहों का सूर्य से दूरी के क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो देखो बड़े आराम से दिखेगा तुम्हें, एकदम तसल्ली के साथ। यहां देखो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो मरकरी यानी कि बुध है। दूसरा सबसे नजदीक शुक्र यानी कि वीनस। तीसरा पृथ्वी यानी कि अर्थ। चौथा मंगल यानी कि मार्स। पांचवा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उससे थोड़ी दूर सैटर्न यानी कि शनि, और उससे थोड़ी दूर अरुण यानी कि यूरेनस, और उससे थोड़ी दूर भैया कौन सा, वरुण यानी कि नेपच्यून। और यहां पर प्लूटो के बारे में साफ लिखा हुआ अंटिल 2006, यानी कि केवल 2006 तक ये ग्रह था। 2006 के बाद ये ग्रह का दर्जा से छीन लिया गया। ठीक है जी। हाँ शिवानी राज प्रजापति जी, मैंने आपकी क्लास के बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की भाई, वाह, एकदम मुंह में घंटा लगा लूं मैं, फिर मेरा तो एकदम नाम हो गया है, साला मैं तो साहब बन गया। हाँ मौज हो गई भाई, हैं? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लासेस लीजिए, आपके द्वारा ही सीटेट क्रॉस करना चाहती हूँ, वेरी गुड,
बहुत अच्छे। तो भैया सीटेट में जूनियर लेवल की तैयारी अगर आप कर रही हैं तो एक क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और बिल्कुल पिक्स की सहायता से, इमेजेस की सहायता से, डिजिटली आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर कराने वाला हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग कल मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी एक वो एनालिसिस है बिहार पुलिस में, है जी, बिहार पुलिस में एनालिसिस है, इसलिए इस क्लास को यहीं ब्रेक देना पड़ेगा। इस टॉपिक को, जो सौरमंडल में पृथ्वी नामक टॉपिक है, क्लास 6 का पहला टॉपिक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर कराऊंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों का ख्याल रखूंगा, इमेजेस का भी ख्याल रखूंगा, आपको कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐप पर भी उपलब्ध होगा ये वीडियो, नहीं बेटा यूट्यूब पर ही रहने वाला है। चलते हैं, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां।